Welcome back friends. In this video I am going to share my IBPS PO main scorecard. So ये मेरा स्कोर कार्ड है 2022 का, जो कि 2022 नवंबर में हुआ था और इसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरे मार्क्स 55 थे और कट ऑफ 69.75 गई थी। सो मेरा जो स्कोर है, रीजनिंग में मेरे 5 नंबर थे, जीके में 7, इंग्लिश में 20.25, मैथ्स में 8.75 एंड जो राइटिंग का टेस्ट होता है एसे और लेटर वाला, उसमें 14.50 थे। सो जो मेरा एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम को लेके, यहाँ पे मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। अब मैं सबसे पहले उन सेक्शंस की बात कर लूँगी जिसमें मेरे मार्क्स ठीक थे, जैसे कि क्वांट। जिन लोगों ने पेपर दिया है या जिन्होंने भी एनालिसिस देखा होगा तो उनको ये आइडिया होगा कि IBPS PO मेंस का 2022 का क्वांट का सेक्शन कैसा आया हुआ था। क्वांट के सेक्शन में इस तरीके की सिचुएशन थी कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी ढूंढ के कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को कट ऑफ क्लियर करने का डाउट था। सो उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे, मुझे ध्यान नहीं है, ज़्यादा नहीं हो पाए थे क्योंकि पेपर ही ऐसा था, बट 8.75 है तो पेपर के लेवल के हिसाब से वो मेरे नंबर ठीक हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर सकते थे बट कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लेवल था उस हिसाब से मेरे मार्क्स ठीक आए हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी कुछ खास है नहीं, उसके अकॉर्डिंग 20.25 मार्क्स ओके है, बट इसमें और अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि बहुत ईज़िली लोगों के 25 to 30 के बीच में मार्क्स आए हुए हैं। सो अगर मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देते हैं तो इसमें जो लेटर वाला सेक्शन था, राइटिंग सेक्शन, उसमें मेरे 14.5 मार्क्स हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने नहीं किया हुआ था। सो जो भी मेरा प्रैक्टिस था या जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने चीज़ों को अच्छे से लिखा हुआ है और उसमें ग्रामर पे ध्यान दिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में भी आप राइटिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक सिंक बना के रखना है। दूसरा ग्रामर, क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है, कोई मैनुअल चेक तो है नहीं। तो आपका अगर ग्रामर ठीक है और अगर आपने पंक्चुएशंस वगैरह ठीक लगाए तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो हो गए मेरे वो सेक्शंस जिसमें मेरे मार्क्स ठीक हैं। अब मैं उन सेक्शंस की बात कर लेती हूँ जिसमें मेरे मार्क्स सही नहीं आए हुए हैं। तो जीके में मुझे 7 नंबर मिले हैं। प्रिपरेशन मैंने की थी, करंट की भी तैयारी मैंने की हुई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी प्रिपरेशन के बाद मैं जीके में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो जीके के बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ, जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था सेक्शन इस पेपर में, वो था मेरा रीजनिंग। जब मैंने अटेम्प्ट किए थे तो मुझे याद है शायद 70+ क्वेश्चन आ रहे थे, 70+ ही थे, बट जो रीजनिंग ने मुझे धोखा दिया है उसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने रीजनिंग में लॉजिकल पे विश्वास करके लॉजिकल क्वेश्चंस कर लिए थे, और लॉजिकल क्वेश्चंस में तो पता है सर्टेनिटी रहती नहीं है। और इशू ये हुआ था कि मेरी उतनी प्रिपरेशन रीजनिंग के लिए उस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि जब लास्ट मेरा RBI असिस्टेंट का मेंस नहीं हुआ था तो मैंने सारा फोकस इसके टाइम पे जीके और इंग्लिश में कर दिया, जिसका इंग्लिश में तो इम्प्रूवमेंट दिखा बट जीके में उतना इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि रीजनिंग में मेरा प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाया, और प्रैक्टिस कम होने की वजह से मेरा इतना कम नंबर आया। रीजनिंग में अगर मेरे थोड़े मार्क्स और होते, 5 नंबर रीजनिंग में बहुत, मतलब कोई मार्क्स नहीं है, 5 नंबर क्या ही होता है, बट उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था। मेरा क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट बन ही नहीं रहे थे। अब पैनिक हो गए थे या क्या हो गया था वो नहीं पता मुझे, बट ये था कि उस टाइम पे मैंने कई सारे क्वेश्चन ट्राई किए, बट कोई भी क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने आंसर लगाया।
अब ये तो बात हो गई कि मेरे अटेम्प्ट्स क्या रहे थे और मुझे मार्क्स क्या मिले। अब इससे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ये जो पेपर मैंने दिया इससे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। मैं पेपर दे के जब निकली थी तभी मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल मार्जिन पे है, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ से थोड़े ही मार्क्स के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा किए हुए थे। मैथ्स में मेरा श्योर था कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और मुझे बस डाउट था जीके में कि जीके में कट ऑफ से कम ना आ जाए। बट हुआ क्या कि मेरा रीज़निंग में इतना कम मार्क्स आ गया जिसकी वजह से मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया। और प्रिपरेशन की थी मैंने इसके लिए तैयारी, बट ये था कि मैंने फुल मॉक नहीं दिया था। बट इस गलती से मैंने सीखा, और इसमें जो भी गलती हुई थी प्रैक्टिस ना करने की, उसको मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। जब आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म मैंने भरा था तभी से मैंने मेंस के लिए मतलब उसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में जो मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपके मेंस का एग्ज़ाम है एक तरीके से वो, तो उसमें मेरे इस बार ठीक मार्क्स आए हैं, जिससे मैं ये कह सकती हूँ जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आरबीआई में आया था उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मार्क्स मिले हैं वो ठीक मिले हैं। और उसमें आरबीआई ग्रेड बी में अगर मैंने इंग्लिश में थोड़ा सही किया होता और जीके में एक दो क्वेश्चन और कर लिए होते तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता प्री का, बट अब नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी मिस्टेक्स जो भी मेरे पास्ट में एक्सपीरियंस रहे हैं, हर एक बैड एक्सपीरियंस के बाद मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। जैसे पहले मेरा आरआरबी पीओ मेंस में इंग्लिश की वजह से रह गया था ओवरऑल कट ऑफ, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। फिर आरबीआई असिस्टेंट में मेरा जीके की वजह से रह गया था, तो मैंने जीके को इम्प्रूव किया। जीके का कट ऑफ नहीं निकला था आरबीआई असिस्टेंट का, तो मैंने जीके को इम्प्रूव किया। और अब इसमें मेरा वापस से रीज़निंग में प्रॉब्लम आया है, तो मैं रीज़निंग पे वर्क कर रही हूँ, और मैं होप करती हूँ कि इस बार का एग्ज़ाम मेरा अब इतने बैड एक्सपीरियंसेस के बाद मैं ये तो श्योरली कह सकती हूँ कि मेरे इंडिविजुअली सारे सेक्शन अब इम्प्रूव हो चुके हैं। बस मुझे अब कंसिस्टेंटली लगना है और इसको क्रैक करना है। ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था आईबीपीएस पीओ का, और ये मेरे स्कोर कार्ड था। अब मेरा इस साल का जो आईबीपीएस पीओ होगा उसके लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो यही है कि मैं अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी, मतलब पहले से ही मेरी प्रिपरेशन रहेगी, ताकि लास्ट मोमेंट में ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस ना हो पाए, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बैक टू बैक चीज़ें होती हैं और टाइम उतना नहीं मिल पाता है। एंड सेकेंडली जब आप एसएससी और बैंक साथ में दे रहे हो तो टाइम कंस्ट्रेंट और ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। और लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बस यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आपने इंग्लिश रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी है और क्वांट और रीजनिंग के लिए गाइडली का पीडीएफ आप ले सकते हो। अगर आपने गाइडली के पीडीएफ से या गाइडली का मेंस का आपने ले लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उससे आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा। फॉर टाइपिंग मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप टाइपिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहो। टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आपकी पहले से हुई है तो आपका एक हेडेक नहीं रहेगा। और उसके अलावा करंट पे आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा फोकस होकर आप करंट को नहीं देखना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उसके बाद भी अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, आपको फिर डिमोरलाइजेशन फील होगा। बेटर ये है कि आप उसको एक एप्रोप्रिएट टाइम दो, एक प्रोपोर्शन में चीज़ों को बांट लो। ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो भी मैंने फेस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरे प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इम्प्रोवाइज़ेशन बहुत ज़रूरी होती है और मैं हमेशा रेडी रहती हूँ अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।